जाओ जाकर माँ के पल्लू से बंध जाओ। एक छोटी सी बात पर गुस्सा होकर चली आई पति और सास से इतनी दूर अपने गांव। कसूर बड़ा था उनका। एक बेटे ने अपनी बूढ़ी माँ की परवाह तो की थी। सोचते हुए रिया की आंखों में आंसू बहने लगे। पूरे 2 महीने हो गए। मायके में आते ही लॉकडाउन लग गया। चाहकर भी 500 किलोमीटर की यात्रा मुश्किल थी। अपने घर के बाहर बरामदे की उतरती सीढ़ियों में गुमसुम बैठी रिया को आज उस दिन पर कोफत हो रहा था कि जब बेवजह ही घर छोड़कर निकल आई थी। आंखों में आंसू के पर्दे पर चलचित्र की तरह वो घटना चलने लगी। माँ, मैंने खाना बना दिया है, अब भी खा लेना और सो जाना। आज मैं और रवि फिल्म देखने जा रहे हैं। रवि आते ही होंगे, बस मैं तैयार हो जाऊं। कहते हुए बिना ये सुने चली गई कि कमरे में उसकी सास कमला जी निढाल सी बोल भी नहीं पा रही थी। बहुत धीमी आवाज से बोली, बहू मुझे बुखार सा लग रहा है। रवि आए तो एकदम तैयार खड़ी थी। रवि, जल्दी से चेंज कर लो, और मैंने माँ को खाना बना दिया है और उन्हें बता भी दिया है। कहते हुए सोफा पर बैठ गई। रवि ने जाकर माँ के कमरे में झांका। माँ बिस्तर पर निढाल सी आंखों मूंदे पड़ी थी। माँ 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 2-3 बार आवाज लगाया, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। जाकर देखा तो माँ तेज बुखार से तप रही थी। रिया रिया, हाँ कहो। माँ को बहुत तेज बुखार है। अच्छा, मैं तो दवा दे देती हूँ। हमारे जाने में अभी आधा घंटा का समय है, तब तक बुखार भी उतर जाएगा। क्या कह रही हो तुम? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, समझी? और जाओ, बुखार की दवा और ठंडे पानी का बाउल लाओ। कहते हुए जैसे रवि की आंखों में अंगार बरस रहे थे। रिया पैर पटकती गई, दवा और पानी देकर चली गई अपने कमरे में। जाकर सारा श्रृंगार उतारा, सो गई। पर कमरे की लाइट बंद कर उस कमरे को कोप भवन बना दिया। माँ का बुखार उतरा नहीं उतरा, किसी ने खाया या नहीं खाया, उसको कोई परवाह न थी। रवि ने माँ को दवाई दिया, जाकर खुद ही उनके लिए खिचड़ी तैयार की। खिचड़ी बनाते समय वो रो भी पड़ा। अभी 6 महीने पहले थी तो पापा इस दुनिया को छोड़कर विदा हो गए। उनके जाते ही उनके जैसे माँ का आधा हिस्सा चला गया। सच ही कहते हैं, सब पति पत्नी एक दूसरे के आधे आधे अस्तित्व का हिस्सा होते हैं। माँ जैसे जीना ही भूल गई। सोच आंखों में आंसू का मेला सा उमड़ गया, और फिर उसने अपने आप को संभाला और जाकर माँ को खिचड़ी खिलाकर उन्हें सुलाया। रिया, उठो, चलो कुछ खाना खा लो। माँ के लिए जो खाना बनाया था, दोनों मिलकर कुछ खाना खा लेते हैं। रिया रिया कितनी बार बोला, लेकिन रिया ने कोई उत्तर न दिया। निराश होकर वो भी चुपचाप सो गया। सुबह उठने पर रिया का मूड खराब था। रिया, क्या है ये सब? एक दिन हम बाहर नहीं गए तो क्या तुम ऐसे रिएक्ट करोगी? माँ के लिए नाश्ता तो बनाओ, उन्हें दवा देनी है। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। रवि, मुझसे कुछ नहीं होगा। जाओ अपनी माँ का पल्लू से बंध जाओ, मुझसे बात ना करो। सुनकर रवि का पारा चढ़ गया। माँ अभी भी बुखार में तप रही थी, और रिया का ये व्यवहार। रिया, माँ अब बीमार है, कुछ तो शर्म करो। मैं भी तुम्हारी जिंदगी में हूँ, तुम भी याद करो। एक बात कहूँ रवि, तुम जैसे लोगों को तो शादी ही नहीं करनी चाहिए। रिया, चुप हो जाओ। मेरी माँ बीमार है। पापा के जाने के बाद उनकी क्या हालत है, तुम जरा सोचो। और तुम्हें जरा मोह भी नहीं कहते हुए कमरे में गई और जाकर अपना सूटकेस लेकर निकली। मैं 1 हफ्ते के लिए दादी के पास जा रही हूँ। रवि, खुद जा रही हूँ और खुद आ जाऊंगी। कहते हुए निकल गई, बिना जाने कि रवि क्या कह रहा है। रवि अवाक सा खड़ा देखता रह गया उसे। एक बार मुड़कर देखा रिया ने, उसकी वो सूनी आंखें। आज तक उन आंखों को के अभिशाप को कभी भुला नहीं पाई। 1 हफ्ते का कहक आई थी और 2 महीने हो गए। सच ही एक अभिशापित जीवन जी रही थी वो। अभिशाप जिसे उसने खुद चुना था। समय के साथ अपनी गलतियों का एहसास हुआ तो दादी से सब कुछ कह दिया। दादी के आंखों में आंसू बह चले। बिटिया, आज तुमने मेरी परवरिश पर धूल मिला दी। इतनी छोटी सी बात में ऐसा गुस्सा, और वो भी जब कमला को तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। छी छी, ये मेरे संस्कार तो नहीं हैं।
उस बेचारी ने अभी अपना पति खोया है। एक बेटे के प्यार की उल्लाहना भरे शब्दों के भेद कर चली आई तुम मेरे पास, कहते हुए मुंह फेर लिया। दादी ने माँ बाप बचपन में ही एक एक्सीडेंट में चल बसे। तब दादी जी और दादाजी ने ही उसका पालन पोषण किया। जाकर दादी के पैरों में गिर गई। दादी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं चली जाऊंगी और जाकर ऐसे ही माफ़ी मांगूंगी। दादी दादी कुछ तो कहिए ना। आज सारी बातें याद कर रोने लगी रिया। अतीत की गलियों में भटकने के लिए बाद होश आया तो देखा दादाजी और दादी घर पर ही नहीं है। सामने बगीचे और इर्द गिर्द देखा, कहीं नहीं थे। तभी गौरी ने बताया, जीजी वो दादाजी और दादी गाँव कहीं गए हैं सुबह सुबह, और हमको कहा गए कि विधि से नाश्ता और खाना बनाने को, शायद कोई मेहमान आने वाले हैं। अच्छा कहकर बाथरूम में गई। नहा धोकर मन में ताजगी आई और शरीर में जैसे जान जाकर तैयार हो गई। साड़ी निकाली तो हाथ सीधे गुलाबी शिफॉन की साड़ी पर गया। रवि ने सबसे पसंदीदा साड़ी पिछले वर्ष ही तो दिया था उसे, अब उसके जन्मदिन पर। सोचते हुए मुस्कुराने लगी। जाकर जल्दी जल्दी साड़ी को किनारे से बांध, लंबे बालों को ढीला जूड़ा बना, होठों में गुलाबी लिपस्टिक, माथे पर छोटी सी बिंदी और मांग में सिंदूर की महीन सी रेखा खींच तैयार हो गई। गुलाबी साड़ी पर लाल चूड़ियाँ रवि को बहुत पसंद थी। कितना गुस्सा किया था जब उसने लाल चूड़ियाँ पहनने को कहा था। रवि, ये कैसे मैचिंग हो गया? क्या कहेंगे लोग पार्टी में? मुझे सबसे मतलब नहीं। हाँ, आंखों में काजल तो लगाओ, मुझे तुम्हारी आंखें सूनी सी अच्छी नहीं लगती। उसकी बात याद आई और झट से काजल की मोटी रेखा आंखों में खींच लिया। अपना रूप निहार रही थी, जैसे मानो रवि ने आकर पीछे से अपने को बांध लिया हो। उसके शर्म से आंखें मूंद ली। हाय राम, मैं क्या क्या सपने देखने लगी हूँ। सच अब जाना रवि मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं ही उनके प्यार को समझ नहीं पाई। सोचते हुए आंखें खोल अपने भ्रम को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन वो भ्रम में नहीं थी। रवि ने सचमुच ही उसे अपने आलिंगन में बांध रखा था। वो उठी और रवि के सीने से लग गई और आंखों में आंसू का एक सोता सा फूट पड़ा। रवि, मुझे माफ कर दो, मैं कितनी गलत थी। अब मुझे समझ आया, मैंने जो पाप किया, जाने उसका प्रायश्चित होगा या नहीं, लेकिन मैं माँ से माफ़ी मांग लूँगी। वो नहीं देंगी माफ़ी तो तब भी मैं उनकी माफ़ी मांगते रहूँगी। कभी तो मेरे पाप धुल जाएंगे, कहते हुए बिलख पड़ी। तुम्हारे पाप धुल गए बिटिया। इतने आंसू मेरी बहू बहाए ये मुझे मंजूर नहीं। सासू माँ की आवाज़ सुन रिया चौंक पड़ी। जाकर उनके पैरों पर गिर पड़ी। कमला जी बहू को उठाकर गले लगा लिया। तू बेटी है मेरी, बहू नहीं, यही कहकर ले गई थी तुझे और आज भी लेने आई हूँ बेटा। चल अपने घर चल। हाँ, लेकिन इस बार बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर जाना। रिया, इस बार की गलती मैंने माफ़ कर दी, अगली बार की नहीं करूँगी। और कमला, बिटिया के साथ कोई बदतमीजी हुई तो मेरा मरा हुआ मुंह भी नहीं देखने दूंगा तुम्हें। दादाजी ने बेटी को सख्त हिदायत देते हुए कहा तो रिया ने सर झुका लिया। हाँ, तेरे दादाजी सही कह रहे हैं बेटी, हम चाहे तो तुम्हें वहाँ ले जाकर पहुँचा सकते थे, लेकिन रवि और कमला जी को हमने बुलाया क्योंकि हम तुम्हें एक सीख और एक संस्कार के साथ विदा करना चाहते थे। दादी ने पोती को समझाया तो पोती दादी के गले लग गई। एक दिन बाद बेटी को फिर से विदा कर दादा दादी की आंखों में आंसू थे। पोती के विछोर का दर्द तो था, लेकिन अपनी गृहस्थी, अपने पति और अपनी माँ रूपी सास से पुनर्मिलन भी था। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।